हेलो एवरीवन, आई एम सिमरन त्यागी और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं जो हमारा बीए, बीएससी एंड बीकॉम का कोकरिकुलर का कोर्स होता है फर्स्ट एड एंड हेल्थ यानी प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य। उसके बारे में जो हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं वो हम इस वीडियो में करने वाले हैं। टोटल हमारे सिलेबस में होती हैं 4 यूनिट। फर्स्ट यूनिट मैं ऑलरेडी चैनल पर डाल चुकी हूँ, आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं। और यूनिट सेकेंड का पार्ट फर्स्ट भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, आप लोग उसको भी चेक कर लीजिए एक बार। इस वीडियो में हम जो पूरा करने वाले हैं यूनिट सेकंड को कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। यूनिट सेकंड हमारी 7 पार्ट्स में डिवाइड है, जिसके 4 पार्ट में ऑलरेडी जो पार्ट ए है हमारा यूनिट सेकंड का उसमें डाल चुकी हूँ। और इस वीडियो में हम अपना यूनिट सेकंड का जो पार्ट 5th है, 6th एंड 7 यानी यूनिट सेकंड को कंप्लीट करने वाले हैं। तो यूनिट सेकंड का हमारा जो पार्ट 5th है वो है फर्स्ट एड रिलेटेड विथ सेंस ऑर्गन्स यानी ज्ञानेंद्रियों से संबंधित प्राथमिक चिकित्सा। उसके बारे में कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए गए हैं। फर्स्ट दिया गया है यहाँ पर कि दृष्टि शलाकाओं द्वारा किसका ज्ञान होता है। दृष्टि शलाकाओं द्वारा हमें प्रकाश का ज्ञान होता है, ऑप्शन है यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद दिया गया है कि स्पर्श अंकुर पाए जाते हैं। स्पर्श अंकुर कहाँ पर पाए जाते हैं? अंगुलियों के पोरों पर, ठीक है। ये क्या होता है? स्पर्श अंकुर। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। देन दिया गया है कि कला गहन किस ग्राही अंग का भाग है। जो कला गहन होता है ये कान का ग्राही भाग होता है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। देन दिया गया है कि स्वादग्राही कलिकाएं कहाँ मिलती हैं। हम सभी जानते हैं जो स्वादग्राही कलिकाएं होती है वो जिह्वा पर मिलती है यानी टंग पर हो, क्या ऑप्शन है यहाँ पर करेक्ट है। देन दिया गया है कि कान में अर्धवृत्ताकार नलिकाओं का कार्य है। तो कान में जो अर्धवृत्ताकार नलिकाएं होती हैं उनका कार्य होता है शरीर को संतुलित रखना, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। देन दिया गया है कि आँख के जिस स्थान पर दृष्टि तंत्रिका रेटिना से निकलती है उसे क्या कहते हैं। तो जहाँ पर दृष्टि तंत्रिका जो होती है वो रेटिना से निकलती है उसको हम बोलते हैं अंधबिंदु, ऑप्शन है यहाँ पर करेक्ट है। देन दिया गया है कि उद्दीपनों को ग्रहण करने वाले अंग कहलाते हैं। उद्दीपनों को जो ग्रहण करते हैं उन्हीं अंगों को हम क्या कहते हैं? ज्ञानेंद्रियाँ, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। देन दिया गया है कि त्वचा की एपिडर्मिस तथा डर्मिस में जगह जगह किन तंतुओं का जाल फैला रहता है। तो त्वचा की जो हमारी डर्मिस और एपिडर्मिस होती है इनमें जगह जगह पीड़ा संवेदांग, स्पर्शेंद्रियां और तापेंद्रियां, इन सभी का जाल फैला रहता है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा ये सभी। उसके बाद दिया गया है कि नेत्र में प्रतिबिंब किस भाग में बनता है, ठीक है। जो नेत्र में प्रतिबिंब होता है वो किस भाग से बनता है? ये बनता है हमारा दृष्टि पटल से, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। देन दिया गया है कि संवेदी अंगों के कारण किनका ज्ञान होता है। संवेदी अंगों के कारण हमें पीड़ा, दबाव, ठीक है, सर्दी या गर्मी, तेज व धीमा स्वर, इन सभी का ज्ञान होता है, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? ज्ञानेंद्रियाँ। यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट होगा इन सभी का। देन दिया गया है कि कर्णस्थियाँ कहाँ स्थित होती हैं। जो कर्णस्थियाँ होती हैं वो स्थित होती हैं कर्णपटह तथा अंतःकर्ण के बीच, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। देन दिया गया है कि संवेदी अंग हैं। तो संवेदी अंग होते हैं हमारे आँख और जीभ भी है, ओके। संवेदी अंग के अंतर्गत आएंगे। नाक और त्वचा भी संवेदी अंग है और कान और नाक भी संवेदी अंग हैं। ये हमारे सभी संवेदी अंग हैं, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा ये सभी। उसके बाद दिया गया है कि कर्ण गुहा में कौन कौन सी अस्थियाँ होती हैं। कर्ण गुहा में हमारी अस्थियाँ होती हैं मुगदर, नेहाई और रकाब, ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। देन दिया गया है कि श्रवण नली की लंबाई लगभग होती है। श्रवण नली जो होती है लगभग उसकी लंबाई कितनी होती है? इसकी लंबाई होती है हमारी 25 मिलीमीटर, ऑप्शन है यहाँ पर करेक्ट होगा। देन दिया गया है कि स्पर्शेंद्रियों के नग्न छोर किस प्रकार के होते हैं। ये होते हैं हमारे घुंडीदार, चपटे और तस्तरीनुमा, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है ये सभी। देन दिया गया है कि जिह्वा में पाए जाने वाले अंकुरक हैं। जिह्वा यानी कि जीभ में जो अंकुरक पाए जाते हैं वो होते हैं सूत्राकार अंकुरक, कवकी अंकुरक और परिवृत अंकुरक, ये तीनों होते हैं, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा ये सभी। उसके बाद दिया गया है कि शरीर का जो विशेष अंग उत्तेजना से प्रभावित होकर उसे एक तंत्रिका संबंधी प्रेरणा में बदल देता है कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है? हमारा ज्ञानेंद्रिया, ठीक है। यानी शरीर का जो विशेष अंग उत्तेजना से प्रभावित होकर उसे एक तंत्रिका संबंधी प्रेरणा में बदल देता है, ज्ञानेंद्रिया कहलाता है। देन दिया गया है कि फांस चुभने पर कब डॉक्टर को दिखाना चाहिए।
तो ये दिखाना चाहिए प्रभावित हिस्से में सूजन या पस पड़ने पर, त्वचा गर्म होने पर और जब फांस आँख के पास लगे। इन सभी स्थितियों में डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा, उपयुक्त सभी लक्षणों के होने पर। उसके बाद दिया गया कि कांटा चुभने पर क्या कर सकते हैं। कांटा चुभने पर हम लोग क्या कर सकते हैं। कांटा चुभने पर हम करेंगे सबसे पहले सुई से कांटा निकाल सकते हैं। हेयर रिमूवल वैक्स का प्रयोग कर कांटा निकाल सकते हैं, ठीक है। और कम दर्द में कांटे को स्वयं निकालने के लिए छोड़ा जा सकता है, यानी जो वह स्वयं निकल सके। यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट होगा, उपयुक्त सभी। उसके बाद दिया गया कि संवेदी अंगों द्वारा प्रदान किए गए उद्दीपनों का कौन विश्लेषण करता है। तो यहाँ पर विश्लेषण करता है हमारे संवेदी अंगों के उद्दीपन का मस्तिष्क। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 21 पर दिया गया है कि त्वचा शरीर की किससे सुरक्षा करती है। जो त्वचा होती है वो हमारी शरीर की बाह्य गंदगी से, संक्रमण से और चोट से, इन सभी से रक्षा करती है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। देन दिया गया है कि जो नलिका मध्य कर्ण का संबंध मुख गुहिका से स्थापित करती है उसे क्या कहते हैं। उसको हम बोलते हैं यूस्टेकियन नलिका। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। देन दिया गया है कि गले में खाना या कुछ वस्तु अटकने पर कौन से लक्षण दिखाई देने लगते हैं। हमें लक्षण दिखाई दे सकता है बोलने में कठिनाई, खांसी व घबराहट और सांस लेने में कठिनाई, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है और ए और बी भी करेक्ट है। यहाँ पर क्या होगा हमारा, ये सभी लक्षण। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। देन दिया गया है कि जीभ की सतह खुलती है। जीभ की सतह हमारी कहाँ पर खुलती है, स्वाद कली का। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। देन दिया गया है कि गले में कुछ अटकने पर, गले में कुछ अटकने पर क्या होता है, श्वास नली अवरुद्ध हो जाती है, खांसी आती है और गंभीर मामलों में मृत्यु हो जाती है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा, ये सभी। उसके बाद दिया गया है कि मानव त्वचा श्वसन अंग के रूप में कार्य नहीं कर सकती, क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ पर O2 और CO2 के लिए है, ठीक है। और यह काफ़ी मोटी है और यह सूखी है, ठीक है। तो जो ऑप्शन डी है हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा, उपयुक्त सभी। देन दिया गया है कि मानव शरीर में संवेदी अंग है। मानव शरीर में संवेदी अंग हमारे आँख, नाक, कान, त्वचा, ये सभी संवेदी अंग ही होते हैं, यानी त्वचा, आँख और कान। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा, ये सभी। उसके बाद दिया गया है कि कान में कोई वस्तु कब खींचकर बाहर निकाल सकते हैं। कब निकाल सकते हैं, जब वह कठोर हो या फिर जब वह लचीली हो। तो कठोर वस्तु को तो हम खींचकर बाहर नहीं निकाल सकते, लेकिन लचीली हो तो निकाल सकते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। देन दिया गया है कि जब मनुष्य को दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है किंतु पास की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती हैं, तो उस लक्षण को हम क्या कहते हैं, उस लक्षण को क्या बोलेंगे। इस लक्षण को बोलते हैं हाइपरमेट्रोमिया। ओके, ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा, यानी जब मनुष्य को दूर की वस्तु तो साफ दिखाई देती है किंतु पास की वस्तु धुंधली दिखाई देती है। ओके, उसके बाद पार्ट 6 जो है हमारा स्पेसिफिक इमरजेंसी सिचुएशन एंड डायजेस्टर मैनेजमेंट, यानी विशिष्ट आपातकालीन परिपूर्णता एवं आपातकालीन प्रबंध। तो इससे रिलेटेड हमारे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, देख लेते हैं। फर्स्ट दिया गया है यहाँ पर कि एक विद्यार्थी कक्षा में बेहोश हो जाता है, आप क्या करेंगे। तो हम क्या करेंगे, तब प्राथमिक चिकित्सा देंगे ना। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। देन दिया गया है कि शिक्षण संस्थान में आग लगने पर आप क्या करेंगे, तब क्या करेंगे, हम आग बुझाने का प्रयास करेंगे, विद्यार्थियों को शांत रहने के लिए कहेंगे, ठीक है। शिक्षण संस्थान के कर्मचारियों को सूचित करेंगे। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा, उपयुक्त सभी। उसके बाद पूछा गया है कि शिक्षण संस्थान में भूकंप आने पर आप क्या करेंगे। तो शिक्षण संस्थान में भूकंप आने पर हम विद्यार्थियों को सुरक्षित स्थान पर ले जाएंगे, स्वयं को सुरक्षित रखेंगे और शिक्षण संस्थान के कर्मचारियों को सूचित करेंगे। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा, उपयुक्त सभी। उसके बाद दिया गया है कि शिक्षण संस्थान में स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य क्या है। शिक्षण संस्थान में स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य होता है हमारा विद्यार्थियों को बीमारियों के संबंध में जानकारी देना, विद्यार्थियों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना और विद्यार्थियों को प्राथमिक चिकित्सा का प्रशिक्षण देना। यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट होगा, उपयुक्त सभी। उसके बाद दिया गया है कि विद्यालय शिक्षण संस्थान के स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम में क्या शामिल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर शामिल नहीं होना चाहिए व्यसन को बढ़ावा देना। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। देन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण संस्थान में मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है। तो प्रत्यक्ष रूप से संबंधित यहाँ पर नहीं होता है हमारा राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित करना। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है।
देन दिया गया है कि शिक्षण संस्थान में विद्यार्थियों को प्राथमिक चिकित्सा का प्रशिक्षण देना क्यों चाहिए। तो प्रशिक्षण क्यों दिया जाना चाहिए, इसलिए दिया जाना चाहिए क्योंकि छोटी मोटी चोटों का उपचार कर सकें, वो आपात स्थिति में सहायता कर सके किसी की, और स्वास्थ्य के संबंध में जागरूक हो सके। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा, उपयुक्त सभी। उसके बाद दिया गया है कि निम्न में से कौन शिक्षण संस्थान में स्वास्थ्य शिक्षा को प्रभावी बनाने से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है। कौन सा नहीं है, जनमत का निर्माण। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। बाकी सभी जो शिक्षणों का प्रशिक्षण है या विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी है और समुदायों का सहयोग, ये क्या करेंगे, शिक्षण संस्थान में स्वास्थ्य शिक्षा को प्रभावी बनाने में संबंध रखते हैं। देन दिया गया है कि शिक्षण संस्थान में स्वास्थ्य शिक्षा का मूल्यांकन कैसे किया जा सकता है। इसका मूल्यांकन हम कर सकते हैं विद्यार्थियों के ज्ञान और समझ का आकलन करके, विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन का आकलन करके, और विद्यार्थियों के स्वास्थ्य में सुधार का आकलन करके। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा, उपयुक्त सभी। देन क्वेश्चन नंबर 10 पर दिया गया है कि कौन सा शिक्षण संस्थान में स्वास्थ्य शिक्षा को बढ़ावा देने से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है। तो ये संबंधित नहीं है हमारा एनएसएस शिविर का आयोजन करना। ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। उसके बाद दिया गया है कि सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को प्राथमिक चिकित्सा देने का सबसे पहला कदम जो है वो क्या होना चाहिए। तो सबसे पहला कदम होना चाहिए घायल व्यक्ति की श्वास और नाड़ी की जांच करना। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। देन दिया गया है कि यदि किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया है तो उसके सिर से रक्त बह रहा है, आप क्या करेंगे, तब क्या करना चाहिए किसी व्यक्ति को। सबसे पहले हमें खून बहने वाले हिस्से पर दबाव डालना चाहिए ताकि जो ब्लड है वो रुक जाए। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। देन दिया गया है कि यदि किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया है और उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया है तो आप क्या करेंगे, तब क्या करना चाहिए, उसके पैर को सहारा देंगे। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। देन दिया गया है कि ट्रायज का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। ट्रायज का प्राथमिक उद्देश्य होता है घायल रोगियों को उनकी चोट की गंभीरता के आधार पर छांटना। ठीक है, ऑप्शन जो यहाँ पर हमारा ए है वो करेक्ट होगा। देन दिया गया है कि ट्रायज का उपयोग कब किया जाता है। ट्रायज का उपयोग हम कब करते हैं, जब अनेक घायल रोगी होते हैं और संसाधन सीमित होते हैं। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। देन दिया गया है कि ट्रायज के दौरान रोगियों को सामान्यतः किस रंग के टैग दिए जाते हैं। तो रोगियों को जो टैग दिए जाते हैं वो दिए जाते हैं लाल, पीले, हरे और काले रंग के। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। देन दिया गया है कि लाल टैग वाले रोगियों का क्या आशय है। ठीक है, तो लाल टैग वाले रोगियों का आशय होता है कि उन्हें तत्काल चिकित्सा सुविधा देने की आवश्यकता है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद दिया गया है कि काले टैग वाले रोगियों का क्या आशय है। तो काले टैग वाले रोगियों का आशय होता है कि वे मृत हैं या मृत होने वाले हैं। ठीक है, ऑप्शन जो हमारे यहाँ पर सी है वो करेक्ट होगा। देन 19 पर पूछा गया है कि ट्रायज के अंतर्गत रोगियों को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। तो रोगियों को किस आधार पर वर्गीकृत करते हैं, चोटों की गंभीरता पर। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। देन दिया गया है कि पीले टैग वाले रोगियों से क्या आशय है। पीले टैग वाले रोगियों से आशय होता है कि उन्हें कुछ घंटों के भीतर चिकित्सा सुविधा देने की आवश्यकता है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। देन दिया गया है कि हरे टैग वाले रोगियों से क्या आशय है। जो हरे टैग वाले रोगी होते हैं उनसे आशय है कि उनकी चोटें मामूली हैं और उनका उपचार बाद में किया जा सकता है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। देन दिया गया है कि ट्रायज का संचालन कौन करता है। ट्रायज का जो संचालन है वो चिकित्सक, नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ जो होता है उनमें से कोई भी कर सकता है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा, ये सभी। उसके बाद दिया गया है कि ट्रायज के दौरान रोगियों का आकलन कैसे किया जाता है। ट्रायज के दौरान रोगियों का आकलन किया जाता है रोगों की गंभीरता के आधार पर। ठीक है, जो चोट है चोटों की गंभीरता के आधार पर करेंगे। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। देन 24 पर दिया है कि ट्रायज एक गतिशील प्रक्रिया है, इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ हमारा होता है रोगियों की स्थिति समय के साथ बदल सकती है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। देन दिया गया है कि ट्रायज के दौरान किस प्रकार की चोटों को प्राथमिकता दी जाती है। तो ट्रायज के दौरान हम जो जानलेवा चोटें होती हैं उनको प्राथमिकता देते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। और यूनिट सेकंड का जो हमारा पार्ट 7 है, ठीक है, तो उसके क्वेश्चंस देखते हैं जो हमारे किससे रिलेटेड है, आपातकालीन प्रसव यानी कि इमरजेंसी चाइल्ड बर्थ। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जन्म के समय
शिशु के मस्तिष्क का भार होता है, जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है 350 ग्राम। ठीक है, ऑप्शन जो हमारा सी है वो करेक्ट होगा। देन दिया गया है कि आपातकालीन शल्य क्रिया प्रसव का अन्य नाम है। इसका अन्य नाम होता है सी सेक्शन बोल सकते हैं या फिर सिजेरियन सेक्शन और सीजर। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है ये सभी। देन दिया गया है कि किस विधि में ब्लैडर के किनारे के ऊपर एक अनुप्रस्थ काट लगाई जाती है जिससे कम रक्त प्रवाह हो तथा उसकी मरम्मत आसान होती है। तो ये होता है हमारा निम्न गर्भाशयी खंड परिच्छेद में। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। देन दिया गया है कि माँ के दूध में उपस्थित शर्करा है। तो ये सभी जानते हैं कि माँ के दूध में उपस्थित जो शर्करा होती है वो होती है लैक्टोज। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। देन दिया गया है कि सिजेरियन क्रिया में शिशु को क्या खतरा हो सकता है। सिजेरियन क्रिया जो होती है उसमें श्वास समस्या हो सकती है, जानलेवा जख्म हो सकता है या फिर स्तनपान की समस्या हो सकती है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। देन दिया गया है कि सिजेरियन सेक्शन में ऑपरेशन पश्चात कौन सी समस्या हो सकती है। तो ऑपरेशन के पश्चात चीरे से उत्पन्न हर्निया हो सकता है, घाव वाले स्थान में संक्रमण हो सकता है या फिर निश्चेतक से जुड़े खतरे हो सकते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा ये सभी। उसके बाद दिया गया है कि सामान्य शिशु के जन्म में अवरोध उत्पन्न करने वाली समस्या है। तो अवरोध उत्पन्न करने वाली समस्या होती है गर्भाशयी विदर, माँ या शिशु की बढ़ती हुई हृदय गति और जानलेवा विपत्ति। ऑप्शन डी करेक्ट है यहाँ पर ये सभी। उसके बाद दिया गया है कि सिजेरियन जन्म क्रिया में दूसरे जन्म में कौन से खतरे हो सकते हैं। तो इस जन्म में कौन से खतरे हो सकते हैं सिजेरियन में। प्लेसेंटा प्रेविया, ठीक है, एंटीपार्टम हेमरेज हो सकता है या फिर अपरा एक्सक्रेटा हो सकता है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा ये सभी। उसके बाद दिया गया है कि सिजेरियन विधि से जो जन्मे बच्चे होते हैं उनमें सामान्य शिशुओं की तुलना में कितने प्रतिशत मधुमेह का खतरा अधिक था। तो उनमें सबसे अधिक मधुमेह का खतरा जो होता है वो पाया जाता है 10%। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। देन दिया गया है कि जन्म के समय नवजात शिशु का वजन कितना होता है। जन्म के समय जो नवजात शिशु होता है उसका वजन 2.5 से 3.5 किलोग्राम हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। देन दिया गया है कि प्रसव के बाद दूध स्रावित होने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है। तो ये होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। देन दिया गया है कि रोगी ने यदि पहले सिजेरियन सेक्शन करवाया हो तो उस स्थिति में सिजेरियन सेक्शन किया जाता है। कैसे किया जाता है सिजेरियन सेक्शन? दोहराव। ठीक है, दोहराव सिजेरियन सेक्शन किया जाता है यदि उसका पहले भी क्या है सी सेक्शन हो चुका है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। और ये हमारी जो यूनिट सेकंड है वो हो चुकी है कंप्लीट। यूनिट थर्ड और फोर्थ को देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल के साथ ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू।